प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आपको कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास विशेषतः यूजीसी नेट और सेट के लिए है ना। चाहे आप किसी भी राज्य से सेट देना चाहते हो, ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज हमने इकाई 4 से प्रश्नोत्तरी लिया है। वैचारिक पृष्ठभूमि हमारी इकाई 4 में लगा हुआ है। टॉप 10 क्वेश्चन है। मैं अक्सर ही कहती हूँ फ्रेंड्स कि आप एक काम करें, जब भी आप मेरे वीडियोस पर आएँ तो पेन कॉपी अवश्य रखें। 10 में से आप कोशिश ये करें कि आप 8 प्रश्न तो सही करने के योग्य हैं, है ना? 8 प्रश्न आप सही कर पाएँगे, कर सकते हैं। तो चलते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कहना चाहूँगी, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ढेर सारा लाइक करें। कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक चाहे तो आप सेंड कर सकते हैं और वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। तो पहला प्रश्न हमारा बनता है कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। यह कथन आचार्य शुक्ल का किस कवि के लिए है ना? किस कवि या किस आचार्य या किस विद्वान के लिए है? ऑप्शन चूज करने से पहले कहना चाहूंगी कि प्रश्नों के टाइप को अवश्य देखना। यदि आज आपने इकाई 4 को अभी भी आपको डाउट है तो जिस टाइप के प्रश्न आए हैं उस टॉपिक को आपने आज क्लियर करना है ना? और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि मेरे पुराने कुछ तरीके थे, उसको प्लीज आप फ्रेंड्स अपना लें। 2-4 दिन आप कोशिश करें कि आप कोई टॉपिक डिसाइड कर लें। डिसाइड करने के बाद उस टॉपिक को थोड़ा सा 1 घंटे आधे घंटे के लिए एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं और उसको स्वयं से लिखना स्टार्ट करें, है ना? इसके बाद एग्जाम में तो वैसे भी आप 100% देंगे। बहुत उम्मीद है, मेरे जितने भी मित्र हैं उन पर बहुत उम्मीद है, मुझे बहुत विश्वास है कि उनका एग्जाम 100% क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कथन है आचार्य शुक्ल का, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए है ना? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए यह कथन है। आगे फिर हमारा एक प्रश्न बनता है कि गांधी दर्शन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना? धर्म विहीन राजनीति, धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है जिन्हें जला दिया जाना चाहिए। प्रकृति सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है पर लालच को नहीं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी गांधी जी के विचारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इन्होंने मार्क्सवाद की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को बनाया, है ना? आप जैसे ही प्रश्न आए वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, इसके बाद आप आंसर जल्दी से चूज करें, फिर मेरे आंसर को आप टिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मॉक टेस्ट के रूप में इसे लिया करें, है ना? मैं अक्सर ही देखते हैं प्रश्नोत्तरी को काफी डीप लाकर लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यदि ये प्रश्न हार्ड है, इसको आप कर पा रहे हैं तो एग्जाम में आप प्रश्न जरूर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इतना हार्ड वहां प्रश्न नहीं आता। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, है ना? तो आप गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन, अंबेडकर दर्शन, स्त्री विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, आदिवासी विमर्श को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा उत्तराधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद, है ना? मनोविश्लेषणवाद की ओर एक छोटी सी दृष्टि रखना। मैं बताना चाहूंगी कि ये थियोरिकल है सब। यदि इनकी थ्योरी आपने पढ़ी है तो बिल्कुल आप एग्जाम टाइम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है ना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें और आंसर को चूज करें कि आपका क्या होना चाहिए आंसर। आज संसार में बड़े बड़े आंदोलनों और क्रांति का युग है। इसको समझना उतना ही जरूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं, इसलिए कि हमें आजादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिले। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? गांधी जी का, लोहिया जी का, अंबेडकर जी का, या फिर सिगमंड फ्रायड का? उम्मीद करती हूँ आपने आंसर चूज कर लिया है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर करेक्ट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कथन है। आगे फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा बनता है कि भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास किस दलित रचनाकार की कृति है ना? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, दलित रचनाकार से प्रश्न फ्रेंड्स बनेंगे, है ना? दलित रचनाकारों से प्रश्न बनेंगे। जैसे जो धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं, थोड़ा सा उनको आप देख लेना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कुछ रचनाएं उनको भी आप देख लेना, है ना? राम पुनियानी जी हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है सी हमारा करेक्ट है, मोहनदास नैमिष राय, है ना? मोहनदास नैमिष राय की ये रचना है ना? भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास। और 4 खंडों में विभक्त है, ठीक है? 2013 में प्रकाशित हुआ है। तो ये चीज आप देख लेना थोड़ा सा, प्रकाशन वर्ष अवश्य देखा करें फ्रेंड्स। अगला फिर प्रश्न बनता है कि आधी दुनिया का सच किसकी रचना है ना? कुमुद शर्मा, सरला माहेश्वरी, नीरजा माधव या मृणाल पांडे? एक बात कहना चाहूंगी, जैसे हमने वीडियो प्रारंभ करने से पहले कहा है कि ये क्लास जो है वो इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से ली गई है ना?
तो ये जितने भी हमारे रचनाकार हैं वो वैचारिक पृष्ठभूमि से यानी स्त्री विमर्श या दलित विमर्श की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसका, हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर, कुमुद शर्मा का है। ठीक है, ये कुमुद शर्मा का है, आधी दुनिया का सच। और मैं अक्सर ही कहती आ रही हूँ कि वीडियो को पॉज करके आप आंसर अवश्य चूज किया करें, है ना, आंसर को जरूर चूज करें। जैसे प्रभा खेतान है, इनकी कुछ रचनाएं देख लेना, किरण बेदी है देख लेना, मृणाल पांडे है, रमणिका ठाकुर गुप्ता है, चित्रा मुदगल है ना, तहखानों के बंद अक्स चित्रा मुदगल की है। एक दो बार कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछी जा चुकी हैं, इसलिए ये जो टॉपिक कुछ नए टाइप के है ना, इनको आप जरूर पढ़ें। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर चावल लिए दौड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूँ, निरंतर अपनी जमीन अपना घर अपने होने का अर्थ। उपर्युक्त कथन बताना है कि आदिवासी विमर्श के संदर्भ में किसका है। फ्रेंड्स, जब मैं आदिवासी विमर्श और स्त्री विमर्श अल्पसंख्यक विमर्श को पढ़ती हूँ तो बहुत मतलब भावुकता से प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पर ना इतना जो मतलब एक हृदय है ना, वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे मानो इनका सब कुछ उजड़ रहा हो, है ना। आज भूमंडलीकरण इस तरह फैल रहा है ना, कि कहीं न कहीं जो हमारे आदिवासी अल्पसंख्यक विमर्श हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। इन्होंने जहाँ अपनी जगह बनाई थी, उसको जंगलों को काट करके वहाँ कुछ और बनाया जा रहा है। तो जब इसको पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मतलब हृदय से बहुत मतलब एक वो ऐसी भावना उठती है कि इनके लिए कुछ बेहतर किया जाए। तो ये कथन बताना है कि किसका है, क्योंकि इसी में काफ़ी देखो, इसी में काफ़ी मतलब करुणा भरा भरी भरी वक्तव्य है कि धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर चावल लिए दौड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूँ, निरंतर अपनी जमीन अपना घर अपने होने का अर्थ है ना। तो ये जो कथन है निर्मला पुतुल का है। निर्मला पुतुल ने कहा है, जब मैं आदिवासी विमर्श या स्त्री विमर्श पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ बेहतर किया जाए, है ना। काश की ऐसी थिंकिंग हमारे सभी मित्रों की हो जाए, है ना। आगे फिर देख लेते हैं। फिर हमारे अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का हमें चयन करना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने सिविल सेवक परीक्षा आयोजित कराने के लिए की थी। अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत होती है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, उम्मीद करती हूँ कि आंसर सबने चूज कर लिया है। हमारा जो करेक्ट आंसर है बता दूं, 7 नंबर का हमारा ए करेक्ट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल परीक्षा के लिए आयोजित की थी। ये कथन है, तो आपको बताना है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी, है ना। कुछ मित्र हैं, बस 2 शब्द में आपको लिख देना है ना, किसके लिए की थी बता देना फ्रेंड्स। आगे फिर देखती हूँ। अगला प्रश्न आता है कि नारीवाद की शुरुआत किस देश से प्रारंभ हुई थी। अमेरिका, चीन, भारत, जापान या फ्रांस। फ्रांस व अमेरिका होना चाहिए, फ्रांस का नहीं, फ्रांस व अमेरिका होना चाहिए, है ना, फ्रांस व अमेरिका होना चाहिए, यहाँ टाइप मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, सबने आंसर चूज कर लिया है ना, सभी ने आंसर चूज कर लिया है कि नारीवाद की शुरुआत किस देश से प्रारंभ हुई थी। तो करेक्ट है हमारा ई नंबर, फ्रांस व अमेरिका से। ठीक है, फ्रांस व अमेरिका से। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस कृति में दलितों की पीड़ा का चित्रण नहीं किया गया है। ठाकुर का कुआं, सदगति, गोदान या सूर्यमुख, है ना। बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर सभी को देना है। ठीक है, 9 नंबर इतना सामान्य प्रश्न है, सबने इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं, है ना, कि किस कृति में दलितों की पीड़ा का चित्रण नहीं मिलता है, तो सबको इसका उत्तर देना है ना फ्रेंड्स। आगे फिर देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है, मैंने कहा कि टॉप 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव किसकी रचनाओं में नहीं मिलता, है ना। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। या प्रश्न इस तरह आए कि कौन सा कथन स्त्री विमर्श के लिए सटीक नहीं बैठता। यह प्रश्न आए कि कौन सी महिला रचनाकार हैं जो स्त्री विमर्श या अल्पसंख्यक या दलित विमर्श से संबंधित नहीं है। तो कंसेप्ट यदि आप क्लियर करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप अवश्य सॉल्व कर पाएंगे। यह अस्तित्ववादी रचनाकारों को आप जरूर याद रखें, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि खड़ी बोली को पढ़ना है ना। खड़ी बोली के संबंध में जो खड़ी बोली आंदोलन चला था, किसका किसका योगदान है ना, उसकी कुछ विशेषताएं देख लेना। फोर्ट विलियम कॉलेज को अवश्य पढ़ना है, महावीर सद्वेदी और हिंदी नवजागरण को भी पढ़ना ही पढ़ना है आपको, है ना फ्रेंड्स। चलो तो चलिए ठीक है। आपको आज की क्लास कैसी लगी,
है ना। लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक सेंड करना है। इसका उत्तर मैं बता देती हूँ, 10 नंबर का क्या होना चाहिए। तो नीत्शे जो है वो अस्तित्ववादी विचारक है ना, ना कि मनोविश्लेषणवादी विचारक, है ना। किसकी रचनाओं में नहीं मिलता है, तो वो है नीत्शे की रचनाओं में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव जो है वो नहीं देखा जाता है ना। तो फ्रेंड्स, जल्द मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।